हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट आई है क्लास 9 की, वो है सामाजिक विज्ञान की। और जो इसका कार्यपत्रक है वो है 65 और डेट है 15/12/2020। पार्ट 1 फ्रांसीसी क्रांति पुनरावृत्ति। और स्रोत आधारित प्रश्न 4 अंक हैं, 4 अंक के हैं और अनुच्छेद 1। तो आइए शुरू करते हैं। पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे, लेकिन ज़मीन के मालिक किसानों की संख्या बहुत कम थी। कहने का तात्पर्य ये है कि जो किसान थे वो उनकी कम संख्या थी जिनके पास ज़मीन थी। मतलब किसानों के पास जो मालिक थे ज़मीन के, उन किसानों की संख्या बहुत कम थी। लगभग 60% ज़मीन पर कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट्स के अमीरों का अधिकार था। यानी 60% जो ज़मीन थी उस पर जो अधिकार था वो केवल अमीर लोगों का था। प्रथम 2 स्टेट्स कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोगों को कुछ विशेषाधिकार जन्मना प्राप्त थे। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार था राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी हासिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग करने के लिए बाध्य थे। जो गरीब किसान थे वही क्या करते थे, वो बाध्य थे। बाध्य का मतलब है मजबूर थे। किस काम के लिए? जो अमीर लोग थे उनके घरों में काम करने के लिए और खेतों में काम करने के लिए। और दूसरा जो सैन्य सेवाएं थी, यानी सेना में जब ज़रूरत होती थी, कहीं युद्ध हो रहा है या किसी और काम से, तो सेना में भी उनको भर्ती किया जाता था ज़बरदस्ती। तो इसके प्रश्न 4 पहला प्रश्न है कितने प्रतिशत आबादी किसानों की थी। प्रश्न 2 है किन वर्गों को जन्मना विशेषाधिकार प्राप्त थे। प्रश्न 3 किसानों को कर चुकाने के अलावा क्या क्या काम करने होते थे। प्रश्न 4 प्रथम और द्वितीय स्टेट को मिलने वाला सबसे महत्वपूर्ण विशेषाधिकार क्या था। तो आइए इनके जो उत्तर हैं वो देखते हैं। प्रश्न 1 का जो उत्तर है किसानों की आबादी 90% थी। प्रश्न 2 का उत्तर है प्रथम 2 स्टेट्स को जन्मनाधिकार प्राप्त थे। वे कौन से थे? कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग जो थे उनको जन्मना अधिकार प्राप्त थे। किसका? टैक्स की छूट थी उनको। जो प्रश्न 3 है उसका उत्तर है किसान अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर और खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना, सड़कें बनाना आदि कार्य करते थे। जो प्रश्न 4 है उसका उत्तर है प्रश्न 4 का उत्तर प्रथम और द्वितीय स्टेट को जन्मना विशेषाधिकार था, करों में छूट तथा कुछ सामंती कुलीन वर्ग को विशेषाधिकार भी प्राप्त थे। इसके बाद जो दूसरा अनुच्छेद है वो है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों के संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार में को नई परिभाषा दी। अब प्रश्न पहला है फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत कौन सी थी। प्रश्न 2 है यूरोप में सामंती व्यवस्था के अंत का क्या कारण रहा। प्रश्न 3 है फ्रांसीसी क्रांति ने यूरोप को किस प्रकार प्रभावित किया। प्रश्न 4 है फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया। अब जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। प्रश्न 2 का उत्तर है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। और प्रश्न 3 है प्रश्न 3 का उत्तर है स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था का
नाश हुआ। प्रश्न 4 है, फ्रांसीसी क्रांति ने दास प्रथा को किस प्रकार प्रभावित किया? उत्तर है, औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता के से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। इसके बाद जो नेक्स्ट अनुच्छेद है, अनुच्छेद 3, महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया है। निष्क्रिय नागरिक का दर्जा से तात्पर्य है बच्चों कि उन्हें वोटिंग का अधिकार नहीं था, वो अपना मत नहीं दे सकते थे सरकार को चुनने में। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। जो महिलाएं थीं वो ये चाहती थीं कि उन्हें इसका मताधिकार का अधिकार मिले और असेंबली में चुनकर जाने के लिए एक राजनीतिक पदों की भी मांग उन्होंने रखी कि उन्हें भी वो पद हासिल हो जिससे कि वो चुनकर के असेंबली में जाएं। उनका मानना था कि तभी वो जो नई सरकार बनेगी जिसमें औरतें भी शामिल हों पुरुषों के साथ, तभी औरतों के हितों की रक्षा हो पाएगी या फिर हितों की जो है वो बात आगे आएगी और उनके लिए कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे। तो प्रश्न 1 है, 1791 के संविधान में सक्रिय नागरिक का दर्जा किन्हें दिया गया? प्रश्न 2 है, महिलाओं ने क्या मांग रखी? प्रश्न 3 है, महिलाओं ने राजनीतिक अधिकारों की मांग क्यों रखी? प्रश्न 4 है, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से क्या परिवर्तन आ सकता है? प्रश्न 1 का उत्तर है, 1791 के संविधान में धनी पुरुष वर्ग को सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। प्रश्न 2 का उत्तर है, महिलाओं ने क्या मांग रखी? तो उत्तर है, महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। प्रश्न 3 का उत्तर है, राजनीतिक पदों की मांग रखी महिलाओं ने। यहाँ पहले आप आंसर को शुरू करने से पहले महिलाओं लिख लें। महिलाओं ने राजनीतिक पदों की मांग रखी। उनका मानना था कि तभी नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रश्न 4 का उत्तर है, महिलाओं को समान अधिकार मिलने से सामाजिक समानता बढ़ेगी और देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी की बढ़ोतरी होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं अनुच्छेद जो 4 नंबर का है उसको। तीसरे स्टेट में इन सौदागरों एवं निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा व वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। तीसरे स्टेट में ये सभी पढ़े लिखे थे और इनका मानना था कि समाज में किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए, अर्थात किसी भी व्यक्ति के पास जन्म से ही कुछ विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो प्रश्न 1 है, तीसरे स्टेट में कौन कौन से वर्ग शामिल थे? प्रश्न 2, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? प्रश्न 3 है, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेष अधिकार के बारे में क्या मानना था? प्रश्न 4 है, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए था? तो आइए इनके जो उत्तर हैं वो देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर है, तीसरे स्टेट में वकील, कारीगर, व्यापारी और काश्तकार तथा मजदूर शामिल थे। प्रश्न 2 है, क्या अमीर पादरी भी तीसरे स्टेट के सदस्य थे? नहीं, जो अमीर पादरी प्रथम स्टेट के सदस्य थे। प्रश्न 3 का जो आंसर है, तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में क्या मानना था? तो तीसरे स्टेट के लोगों का विशेषाधिकार के बारे में मानना था कि अलग है और समाज अलग है। यहाँ पर कि समाज के किसी भी समूह के पास जन्मना विशेष अधिकार नहीं होने चाहिए। प्रश्न 4 है, तीसरे स्टेट के लोगों के अनुसार सामाजिक हैसियत का आधार क्या होना चाहिए? इसका उत्तर है, तीसरे स्टेट के लोगों के किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो बच्चों ये थे आपकी वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।